हमने पिछले क्लास में कहाँ तक कर लिया था? हमने यहाँ तक कर लिया था ना, स्पिन क्वांटम नंबर तक कर लिया था। ठीक है, अब हमें उसके बाद हमने शेप्स की बात भी कर ही ली थी। ठीक है, तो तुम्हें पता ही होगा एस सब शेल स्फेरिकल शेप का होता है, पी डम्बल, डी डबल डम्बल और एफ कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एफ की स्ट्रक्चर की हम बात ही नहीं करते, वो कॉम्प्लेक्स मानते हैं। ठीक है, ये जो एस पी डी एफ है उनका मतलब होता है, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो हमारी ग्रुप थ्योरी से आता है, तो तुम्हारे लिए कोई मतलब रिलेटिव कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। वैसे एस का मतलब शार्प से आया है। ठीक है, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल। ठीक है, ये ग्रुप थ्योरी से आते हैं, तुम्हें उनके बारे में इतना सोचना नहीं है, बस ये एस पी डी एफ यहाँ से आते हैं। ठीक है, एस का मतलब शार्प होता है, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज और एफ फंडामेंटल, याद नहीं रखने। ठीक है, तो जो हमारी अगली चीज है वो तुम्हें अच्छे से आइडिया है। ठीक है, ये तो तुम्हें सबको पता ही होगा, एस सब शेल का स्फेरिकल शेप होता है, सबको पता है, बोलो हाँ या ना। पी ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान रखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एग्जामिनर चाहे तुमसे एस सब शेल की शेप पूछे, चाहे एस ऑर्बिटल की शेप पूछे, शेप वही रहती है। बाकी तुम्हें इतना आइडिया हो चुका है, एक बार चलो मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। एक मेरी मान लो एक शेल है, ठीक है, मेरी n इक्वल टू 1 शेल है, या n छोड़ो 1 बोलो, छोड़ो 3 मानता हूँ। ठीक है, अगर 3 शेल है, उसमें l की वैल्यू कितनी हो सकती है, जल्दी बोलो। l की वैल्यू कितनी हो सकती है, जल्दी बोलो। ठीक है, तो मेरी 0, 1 और 2। ठीक है, l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो 0 स्टैंड्स फॉर s, सबको पता है, 1 स्टैंड्स फॉर p एंड 2 स्टैंड्स फॉर d। मतलब क्या हो गया, अगर मैं n इक्वल टू 3 शेल की बात कर रहा हूं, उसमें मेरी 3 सब शेल होगी। ठीक है, वर्ड्स पर ध्यान देना, बच्चों को सब शेल और ऑर्बिटल में फर्क ही नहीं पता होता। ठीक है, बहुत बच्चे देखे हैं पूरा मतलब कि 11th 12th कर बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सब शेल और ऑर्बिटल में क्या फर्क है। ध्यान से सुनो, एक मेरी शेल है, उसमें मेरी 3 सब शेल है। ठीक है, कौन कौन सी, एस पी डी। इस सब शेल में, एस सब शेल में मेरा एक ऑर्बिटल होता है, इस पी सब शेल में मेरे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान से सुनना, मतलब जो भी हमने कल किया उसका सारा एक तरह से रिवीजन है ये। ठीक है, और डी सब शेल में मेरे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। अगर मैं डी सब शेल की शेप पूछ रहा हूँ, शेप अगर वो पूछेगा तो दोनों की हम सेम बोल सकते हैं। वैसे ऑर्बिटल की शेप पूछना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, फिर भी अगर डी सब शेल की भी शेप पूछ रहा है तो भी वो डबल डम्बल बोलेंगे। ठीक है, जन वैसे हमें पता है कि डी सब शेल और डी ऑर्बिटल मतलब एक ही है, बस ये है कि जब सारे ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं वो डी सब शेल बन जाती है। ठीक है, इतनी अब सबको बात क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं सब शेल और ऑर्बिटल में क्या फर्क है, बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, जो मेरा एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल, हाँ बेटा एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। जैसे एक तरह से मान लो मेरा एक घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, उसमें 3 फ्लोर है। ठीक है, जब मैं इस घर पे पहुंच गया, मतलब मैं शेल में पहुंच गया, उसके बाद यहाँ 3 फ्लोर है, मान लो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, जिसको हम 0 फ्लोर भी बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर तो ऊपर वाला हो जाता है ना, तो ये मेरा 0 फ्लोर हो गया। मान लो इसमें एक ही रूम है, एक ही रूम है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 फ्लोर में एक ही रूम है, वही बात होगी। ये एस सबशेल में एक ही रूम है जो एस ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले में जाऊंगा पी में, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर में जाऊंगा तो एल इज इक्वल टू 1, वहां पर मेरे 3 रूम्स है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एस सबशेल में मेरे 3 रूम्स है, 3 ऑर्बिटल्स है। उससे ऊपर में जाऊंगा एल इज इक्वल टू 2 में, तो मेरे वहां पे 5 रूम्स है। ठीक है, अब तो समझ गए ना, बोलो अब क्लियर है सबको। अब ऑल क्लियर, जल्दी बोल दो। ठीक है, क्लिनिक ऑल क्लियर की तरह सब क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, पी ऑर्बिटल की शेप सबको पता है। ठीक है, पी एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस पे होती है, ठीक है, पी वाई की वाई एक्सिस पे होती है, पी जेड की जेड एक्सिस पे होती है। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये वाला एक्सिस कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, जो सा एक्सिस लिखा हुआ है उसके लॉन्ग बिठा दो, जरूरी नहीं है कि यहाँ एक्स ही आता है, कोई भी आ सकता है, तुम्हें जो लिखोगे वही मेरा एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, डी की बात करें तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, तीनों की शेप सेम होती है, बस एक्सिस बदलते रहते हैं। ठीक है, एक्स वाई में एक्स और वाई आ जाएंगे, एक्स जेड में वाई और जेड, और ठीक है एक्स और जेड, सॉरी, ठीक है, एक्स और जेड, और वाई जेड में वाई और जेड। तो ये ना सोच लेना कि तीनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, फर्क ओरिएंटेशन क्या दिखेंगे तो एक जैसे ही। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारे एक्सिस का फर्क होता है, बाकी दिखने में सब सेम ही होंगे ये तीनों। ठीक है, उसके बाद आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी शेप ऐसी होती है, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस होता है। ठीक है, मतलब कि वाई और एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। बोलो सबको क्लियर है। और जो डी जेड स्क्वायर है सबसे अनोखा है। ठीक है, सबसे अनोखा है, उसमें मेरा क्या होता है, उसमें मेरा एक
फ्लैट सी रिंग होती है, ठीक है, फ्लैट सी यहाँ पर एक रिंग होती है, ठीक है, रिंग जो एक्स वाई प्लेन में होती है, समझ रहे हो, मतलब ये पूरा एक्स वाई प्लेन हो गया, और उसके ऊपर मोटे मोटे से लोब्स निकल रहे होते हैं जेड के, समझ रहे हो, और ये जो लोब होते हैं ज्यादा मोटे होते हैं इनके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पर जो डी जेड स्क्वायर होता है वहां एक्स वाई प्लेन में मेरी पूरी एक एक बिल्कुल वो होता है, रिंग होती है, रिंग, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जेड एक्सिस में मेरे मोटे मोटे से लोब होते हैं, ठीक है, गोलू मोलू से, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। कईयों के माइंड में ये वाली बात आती है कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यों नहीं है, या एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यों नहीं है, कोई सोचता है, मतलब किसी के माइंड में आया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाया है तो ये दोनों क्यों नहीं बनाए, किसी के माइंड में आया है? नहीं आया तो कोई नहीं, अच्छी बात, नहीं आया तो फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं, अगर आया तो बताओ। बेटा रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ये रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही होती है, ठीक है। बेटा ध्यान से सुनो, मेरा जो डी वाई वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दोनों मिलके ही ये बनाते हैं, ठीक है, कुछ सोच के देखो, यहाँ पर मेरा जेड स्क्वायर कॉमन है, तो वो रिंग यहाँ पर इस वजह से यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, मोटी लोब हो जाती है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो एक प्लेन बना लेती है और वो इस प्लेन में आ जाती है, ठीक है, सब समझ गए, समझ गए कि ये दोनों क्यों नहीं होते, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ये बनता है मेरा, ठीक है, सबको क्लियर है, बोलो। बाकी वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, मैंने तुम्हें बस नॉलेज के लिए, कईयों के माइंड में डाउट रहता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मैंने बता दिया कि वो इस वजह से ही नहीं होता, ठीक है, सबको क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब तुम्हारे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बहुत मिलेंगे, ठीक है, बहुत भर भर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो भी मैं करवाने जा रहा हूँ। पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कौन कौन से परमिटेड नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला देखो, एन की वैल्यू 2, ऑब्वियस सी बात है, हो सकती है इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, एल की वैल्यू 2, क्या बेटा बाप के बराबर हो सकता है, बोलो हाँ या ना, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जब बेटा बाप के बराबर हो ही नहीं सकता तो ये परमिटेड है ही नहीं, तो ये तो ठीक हो गया, ठीक है, उन्होंने नॉट परमिटेड ही पूछा है, तो मेरा एक ऑप्शन तो ये सही हो गया, ठीक है, मतलब ये नॉट परमिटेड है। अगला क्या, एन की वैल्यू 2 सही है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, एल की वैल्यू 1, हाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, हो सकती है, एम की वैल्यू -1 हो सकती है, नहीं हो सकती, बोलो, हो सकती है, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक हो सकती है, फिर एक बार बता देता हूँ, चलो ठीक है, n की वैल्यू जो होती है वो मेरी 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकती है, l की वैल्यू मेरी 0 से n-1 तक जा सकती है, ठीक है, m की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक जा सकती है, और s की वैल्यू -1/2 और +1/2 हो सकती है, ठीक है, सबको क्लियर है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये तो परमिटेड है, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, समझ रहे हो ना, हमने नोट पूछा हुआ है इस वजह से मैंने इसको टिक किया पहले को, ये ना समझ लेना परमिटेड है। तीसरा क्या, n की वैल्यू 2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर है, l की वैल्यू 0, हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती बताना, l की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ, m की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू हो सकती है, हाँ, s की वैल्यू 0 हो सकती है, s की वैल्यू 0, नो बिल्कुल भी नहीं, नो 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 नो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर है कि ये भी हो गया। अगला क्या, n की वैल्यू 2 बिल्कुल हो सकती है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू 2 हो सकती है, नो बिल्कुल नो, क्यों, क्योंकि माइनस एल से प्लस एल तक जा सकती है, तो ये तो -1 से स्टार्ट होगा, तो ये भी परमिटेबल नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बोलो सबको चमक गया, सबको चमक गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है, सबको चमक गया, बोलो फटाफट, ऑल क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, कौन से नहीं है, 1p, देखो जब इनकी पॉसिबिलिटी देखनी है ना, इनके भी क्वांटम नंबर्स लिखने हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, जैसे 1p है, 1p के लिए क्वांटम नंबर लिख लो, n की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है, ये मेरा जो आगे होता है ये मेरा n होता है, p मुझे क्या बताएगा, p मुझे बताएगा कि l की वैल्यू क्या है, तो l की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, तो दोनों बाप और बेटा बराबर हो नहीं सकते, तो आंसर क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है। अगला क्या, 2s, 2s तो पॉसिबल है, एल की एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 0 है, तो पॉसिबल है, ठीक है, एम और एस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी उसने बताया ही नहीं कि हमारा पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड है, ठीक है, देखो इसमें एन की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, एन की वैल्यू 2 है, और एल की वैल्यू क्या है यहाँ, एल की वैल्यू, क्योंकि तुम्हें बता रखा है ना मैंने, अगर मेरी एस हो उसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी ओ एल उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी ओ उसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एफ ओ एल की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, तो ये 2s तो पॉसिबल हो सकता है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, 3f बताओ, हो सकता है 3f, हो सकता है 3f, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या होगी इसमें 3, तो बाप और बेटा बराबर बिल्कुल नहीं हो सकते, काटा मार दो इसको, भगाओ यहाँ से, ठीक है, 4d बताओ, 4d, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू क्या 2,
पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो गया, पहले और फोर्थ पॉसिबल है, बीच के दोनों पॉसिबल, ठीक है। सॉरी 2s और 4d पॉसिबल है, 1p और 3f पॉसिबल नहीं है। बोलो सब समझ गए, बोलो सब वो क्लियर है, ऑल क्लियर, सब चमक गया, बोलो हाँ या ना, चमक गया, ठीक है। अब मुझे बता दो, इनके नाम बता दो, फटाफट बता दो। अगर ये मेरा कोई ऑर्बिटल है, इसका नाम बता दो फटाफट, इसकी डेजिग्नेशन क्या दूंगा, फटाफट बता दो। अगर n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 है, फटाफट बोल दो इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, मतलब इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा। सब बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, सबका आंसर आना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना है, जल्दी बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा 2p। इसका क्या होगा, इसका इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 3s, ठीक है। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू भी लिख देता, वैसे होगा नहीं ऐसा, ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर्स में नहीं आता, बाकी टेस्ट वगैरह में हो जाता है, ठीक है। अगर मैं m की वैल्यू में यहाँ पे +1 लिख देता, तो मुझे बता दो इसका नाम क्या होता। अगर मैं m की वैल्यू 1 लिख देता, क्या होता नाम, अगर मैं साथ में k भी दे देता। हाँ, यहीं पर तुम गड़बड़ कर गए। गड़बड़ क्या करी, कल मैं तुम्हें क्या बताया था, 2px भी हो सकता है, 2py भी हो सकता है, और वैसे देखा जाए 2pz भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर अगर वो तुमसे ये दे रहा है, ठीक है, ये और तुमसे बोल रहा है 1, एक ही आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर एक ही आंसर दे सकते हो, तुम्हें पता है m0 हम जनरली pz के लिए लेते हैं, ठीक है, तो pz दे देना। लेकिन +-1 में तो तुम बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। समझिए, कल की एप्लीकेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो जनरली होना चाहिए आंसर कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें एक ही ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, और तुमसे वो ऐसा ही पूछेगा, ठीक है, कंफ्यूजन वाला नहीं पूछेगा, दैट्स वाले की जनरली फिक्स होती है, तो उनके लिए पूछता है, ये बता दो मुझे। हाँ, पीजेड के लिए हम जनरली 0 लेते हैं, ठीक है, बाकी वो भी फिक्स नहीं है, लेकिन हम फिर भी चलो काम चलाओ के लिए मान लेते हैं। ये बता दो मुझे थर्ड, फटाफट थर्ड, सबका आंसर आना चाहिए थर्ड, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा जो डी बोल रहे हैं वो एक बार वैल्यूज लिख के देखे, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। तो जो 5d बोल रहे हैं थोड़ा सा सोच ले, उन 5f आएगा, ठीक है। फोर्थ बता दो, फोर्थ 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 क्या हो जाएगा 4d, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद n इक्वल टू 3, कितने ऑर्बिटल्स होंगे n इक्वल टू 3 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊं ये 9 कैसे आते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो ये मतलब ये तो शॉर्टकट हो गया। देखो अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 और 2। ये एक्चुअल है, मतलब कैसे हम इसको, अगर मुझे सारे 9 ऑर्बिटल्स बताने तो कैसे बताएंगे, देखो 0 1 2, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। अब देखो मेरा कौन कौन से 3 में ऑर्बिटल हो गए, 3s 3p और 3d। तुम्हें अच्छे से पता 3s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p में 3 होते हैं, 3d में 5, तो टोटल कैसे हो गए 9, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो शॉर्टकट है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये यहीं से आया। बोलो सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ ऊपर भी कि हम कैसे ऑर्बिटल्स को गिनते हैं, ठीक है। मतलब n की वैल्यू निकालो, टोटल l की वैल्यू निकालो, फिर टोटल ऑर्बिटल्स निकाल लो उसमें कितने हो सकते हैं। सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ऑल क्लियर, सब चमक गया, बोलो फटाफट बोल दो, सब चमक गया। बेटा 3s में एक ऑर्बिटल होता है ना, बेटा तुम पता क्या कर रहे हो, तुम m की वैल्यू देख रहे हो, 3m की वैल्यू 0 आई है, 0 मतलब है कि एक ही, मतलब ये उसका नाम है, बस है तो एक ऑर्बिटल ना, समझ रहे हो जो सिद्धार्थ बोलना चाह रहा है, ठीक है। सिद्धार्थ बेटा यहाँ पर 3s का मतलब 3s में मेरे l की वैल्यू क्या आती है, m की वैल्यू क्या आती है 0, उसका मतलब है एक मेरा ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसकी m की वैल्यू 0 है। उसका यह मतलब नहीं है टोटल, मतलब उसके अंदर ऑर्बिटल 0 है, इस बात को ध्यान दो। अब m की l की वैल्यू 1 है अगर, ठीक है, तो मेरी m की वैल्यू 1 0 -1, ये उनके नाम है, टोटल कितने हैं वो तो 3 है ना, नाम से मत देखो, तुम ये देखो कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, बोलो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो मतलब कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पेपर में आता रहता है, ठीक है, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। देखो हमने क्या सोचा, ठीक है, हमने क्या सोचा, जब हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए या हाइड्रोजन एटम के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जीज देखी, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखी, तो हमने क्या देखा कि जिनका n की वैल्यू सेम है उनकी एनर्जी भी सेम है। ध्यान से सुनना, मतलब कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड कर रही है, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, 1s की ये एनर्जी, ठीक है, 2s की बढ़ेगी हमें पता है,
तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी बढ़ेगी। m की वैल्यू से कैसे पता चलता है कि बेटा m की वैल्यू क्या हो गया, m की वैल्यू -1 0 +1 अगर आती है तो मुझे क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकता है x एक्सिस पे लेटी है, एक y एक्सिस पे लेटी है और एक z एक्सिस पे। मतलब कि तीन डायरेक्शंस है जहां पर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेटी हुई हो सकती है। समझ गई? आज चल समझ गई, मतलब कि -1 एक एक डायरेक्शन बता रहा होगा, 0 एक बता रहा होगा, +1 एक बता रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन के लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है। मतलब चाहे मैं 2s लूं चाहे 2p लूं, ठीक है, इन दोनों में n की वैल्यू सेम है तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, जैसे थर्ड में 3s लूं चाहे चाहे 3p लूं चाहे 3d लूं, ठीक है, यहां पर मेरी सबकी एनर्जी सेम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड कर रही है। समझ रहे हो? तो मैंने एनर्जी का डायग्राम जब बनाया, ठीक है, एनर्जी लेवल के हिसाब से, तो मुझे क्या दिखा, 1s की एक एनर्जी है, 2s और 2p की एक है, 3s 3p 3d की एक है, 4s 4p 4d 4f इन सबकी बराबर है। समझ रहे हो? मतलब ई सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ गए? ठीक है, तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं, इन चारों की एनर्जी सेम है। ठीक है, इन चारों की एनर्जी सेम है तो मतलब क्या हो सकता है, इनमें जैसे हम बोलते हैं डबलेट ट्रिपली, ठीक है, क्वाड्रेट डीजनरेट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या टेट्रा डीजनरेट बोल सकते हैं, कि इन चारों की एनर्जी सेम है। जिनकी एनर्जी सेम होती है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, बोलो। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम में पूछ ले, ठीक है, टू सेकंड शेल में, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, तो 4, 2s ये 2p। 3 में पूछ ले तो ये सारे डीजनरेट है, मतलब सबकी एनर्जी सेम है। हाँ, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले पे लगेगा। ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले पे। लेकिन अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इस एनर्जी डायग्राम को देखता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इस डायग्राम को देखता हूं तो एनर्जी जो है वो n+l पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मतलब क्या होता है, मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की, 1s की सबसे कम, ठीक है, फिर 2s से ज्यादा 2p की होगी क्योंकि इनकी इसकी n+l वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फिर 2p और 3s इन दोनों की n+l वैल्यू सेम है। लेकिन अगर n+l वैल्यू सेम आ जाती है, फिर हम क्या देख लेते हैं, जिसकी n की वैल्यू बड़ी है उसकी एनर्जी भी ज्यादा। ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहले हम n+l देखेंगे, ठीक है, जिसका बड़ा, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, जिसका ये बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर n+l सेम आ जाए, ध्यान सुनना, अगर इसकी वैल्यू सेम आ रही हो तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, तुम बताओ। अगर दोनों की हाइट सेम है फिर हम क्या देख लेंगे कि बड़ा कौन है। तुम बताओ, बेटा बड़ा होता है बाप बड़ा होता है? बाप, और बाप कौन है यहाँ पर, n। तो अगर n मेरे, अगर ये n पिताश्री है, अगर n पिताश्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर n+l सेम आ रहा है तो जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बोलो सब समझ गए? तो अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या देखा, 1s फिर 2s फिर 2p, 2p के बाद 3s क्यों आया, देखो 2p की n+l की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1 3। ठीक है, p के लिए 1 n 2, इसके लिए भी क्या आएगी 3। लेकिन यहाँ पर अगर ये n+l सेम आ गया तो किससे पूछने जाएंगे, पिताश्री से। पिताश्री से मुलाकात करेंगे, वो मुझे क्या बताएंगे कि भाई मेरा n की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, मेरी यहाँ 3 है और बेटे की 2 है, तो मेरी एनर्जी ज्यादा होगी, तो 3s आ गया। 3s और 3p में देखेंगे तो n+l वैल्यू इसकी बड़ी है। ठीक है, 3p और 4s में फिर इनकी बराबर हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है अच्छे से कि n बड़ा है तो ये ऊपर आ गई। फिर उसके बाद मेरा 4p और 3d, 4p और 3d में फिर ये पंगा पड़ता है, इसकी n+l वैल्यू बराबर इसकी हो जाती है। फिर हम क्या देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम देख लेते हैं किसकी n वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम इसको? समझ रहे हो? हम बस ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं और एनर्जी को डायग्राम बना रहे हैं। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए? ठीक है, कुछ भी नहीं, n+l वैल्यू देखो, जिसकी बड़ी उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर लिख लो बेटा जो लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर n+l वैल्यू सेम हो जाए तो मैं n की वैल्यू देखूंगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, समझ गए? अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम्हारा 10 बार आ चुका है, 10-20 बार ये क्वेश्चन। और तुमसे पता क्या पूछता है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द एनर्जी ऑर्डर विल बी। तुम फटाफट, तुम्हें आदत होती है कि एस से ज्यादा पी की होगी, पी से ज्यादा डी की होगी, सबको आदत होती है क्योंकि हमें पता होता है ना, हम जनरली ये यूज करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा हम कभी कहीं पर भी वो हाइड्रोजन वाला केस पढ़ते ही नहीं है।
तो हम फटाफट इसको टिक कराते हैं। हाइड्रोजन के केस में वन मतलब NS इजिकल टू NP इजिकल टू NT इजिकल टू NF, क्योंकि तुम्हें पता है खाली हाइड्रोजन के केस में N पर डिपेंड कर रही होती है। सबको क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो 10 बार स्टार मार्क कर लो, कम है। तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ये तुम्हारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है तो आंसर ये होगा, अगर किसी और के लिए पूछ रहा है तो आंसर ये होगा। ठीक है, समझ गए सब? बोलो, सब समझ गए? बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर है? ठीक है, तो मैं तुम्हें ये वाली बात बता ही चुका हूं कि हाइड्रोजन के केस में बस N पर डिपेंड करती है एनर्जी। ठीक है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में N+L पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उनके केस में मेरा एनर्जी ऑर्डर ये हो जाता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन में P, हाइड्रोजन के केस में क्या बोल रहे हो बेटा? जुबिन क्या बोलना चाह रहे हो? हाइड्रोजन में P और D ऑर्बिटल, बेटा ऑर्बिटल तो सारे होते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले ना कि कितने ऑर्बिटल हाइड्रोजन में, ये ना बोल देना कि एक ही शेल होती है। शेल्स तो इनफाइनाइट होती है। शेल्स कोई वो थोड़ी है, रोड थोड़ी बनी हुई है जहां पर तुमने टहलने जाना है। तो रोड्स तो मेरी इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते होते हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखो तो हमारी इनफाइनाइट शेल्स होती है, ऑर्बिटल भी इनफाइनाइट बताया तो था। ठीक है, तो ये वाली बात मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, N+L रूल वाली। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बताऊंगा नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो सारा लिखा हुआ है उसी पर ही बेस्ड है, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया। ये सारा हमने थ्योरी में लिखा हुआ है उसको, तो इसको बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, तो अगर तुमसे हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, अगर तुमसे हाइड्रोजन के केस में पूछ ले एनर्जी का ऑर्डर, तो 1s का सबसे कम, फिर 2s और 2p का बराबर, फिर 3s 3p 3d का बराबर, फिर 4s 4p 4d का बराबर। बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ये ऑर्डर सब समझ रहे हैं? हाइड्रोजन के केस में बस n पर डिपेंड करेगी, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगर अब मैं तुमसे पूछूं इसका रीजन क्या है, किसी को रीजन पता है इसका? ठीक है, होता क्या है, ध्यान सुनना। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में मेरा मान ले न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अलावा कोई नहीं है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अपना प्यार भरी जिंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से दोनों का रोमांस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूम रहे हैं, अपना मस्त लाइफ कट रही है। ठीक है, तो इस केस में मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई रिपल्शन की जरूरत ही नहीं है, बस अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, दोनों बस आराम से मजे से जी रहे हैं। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आती है, जैसे ही मैंने यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब तुम खुद बताओ, यहाँ पर अट्रैक्शन तो है इनमें, ठीक है, इनके अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों में रिपल्शन भी है। अब एक बात बताओ, एक लड़का है, ठीक है, उसके साथ शादी करने के लिए दो लड़कियां हैं, उनमें लड़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है होगी, होगी। और इन दोनों में से एक जीतेगा, जो जीतेगा वो उसके पास चला जाएगा, जो हारेगा वो उससे दूर चला जाएगा। तो अगर ये हार जीत से आगे पीछे हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, 2s आगे आ गया, 2p पीछे चला गया। मतलब समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अट्रैक्शन के साथ साथ में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है इलेक्ट्रॉन्स में, जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है सारी। समझ रहे हो ना? इतनी मूवीज देखते हो, मूवीज में देखते हो ना। ठीक है, अगर एक हीरोइन होती है और एक हीरो होता है, उन दोनों की शादी होनी होती है, उन दोनों की मस्त लाइफ जीते हैं वो। लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाते हैं फिर भाई, फिर तो लड़ाइयाँ होती है, और एक जीत जाती है एक हार जाती है। ठीक है, रजनीश स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। ठीक है, हाँ अब तुम मूवीज के नाम दो, DDLJ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमें फिलिंग, जब इलेक्ट्रॉन्स की करनी होती है। ठीक है, इतना तुम्हें मतलब तुम्हें फिल करना होता है, लेकिन एक बार बेसिक रूल से रूबरू हो लेते हैं। ठीक है, रूबरू होना चाहिए। ठीक है, वरना अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आगे पूरे चैप्टर, हर चैप्टर में दिक्कत आती है। ठीक है, अब अभी तक हमने ढांचा बनाया है। ढांचा कैसा बनाया है कि एनर्जीज का, ठीक है, सबने अभी तक हमने ढांचा बना लिया ना कि ऐसे ऐसे मेरे एनर्जीज की ऑर्बिटल्स है एनर्जी में। ठीक है, अब मेरे को उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो भरने हैं। ठीक है, घर तो बना लिया, उनमें किराएदार तो रखेंगे। ठीक है, तो अब किराएदार को लेके आएंगे, और वो किराएदार तीन प्रिंसिपल के बेस पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला अवफॉ, दूसरा हुंड्स, तीसरा पोली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये तीन रूल्स हैं जिसके बेसिस पर ही मैं इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगा। मतलब क्या हो गया, मैंने तीन पहले ही रूल्स बना दिए, अब जो मेरे किराएदार आएंगे इसके बेसिस में आएंगे। ठीक है, जो इसको फॉलो करेगा वही रह सकता है, वरना भगा भाग जाओ यहाँ से। समझ रहे हो? ठीक है, उनका तुम पैटर्न समझ पा रहे हो, उनकी क्रोनोलॉजी समझ रहे हो?
ठीक है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को जाते हैं उनमें, ठीक है। तो अवभाव रूल का मतलब क्या होता है, ठीक है, अवभाव सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात है, ये क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने टाइम में स्कूल में था, ठीक है, हमारे टीचर ने हमसे पूछा था अवभाव प्रिंसिपल में अवभाव क्या है, और सब बच्चों ने बोला था कि ये मेरा साइंटिस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अवभाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। मेरे को आज तक इस वजह से याद है क्योंकि मतलब हम सब ने गलत बोला था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, और कोई पूछे क्योंकि हम जनरली साइंटिस्ट का नाम आगे लगाते हैं ना, तो ये बात का ध्यान रखना, अवभाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। तो हमने कहीं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। हमें क्या करना है, हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और उनकी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि ऑर्बिटल्स को बिल्ड करना है, मींस फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अब वहां पर हम किराएदार भरेंगे, ठीक है। और हम किराएदार कैसे भरते हैं, ध्यान से सुनना, हम किराएदार भरते हैं, ठीक है, हम भरते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्या होगा, एक बात बताओ, मान लो मैं तुम गए किराए पे रहने गए, ठीक है, रेंट पर रहने गए, ठीक है, मान लो ये मेरा 0 फ्लोर है, ठीक है, 0 फ्लोर हम 1 बोल देते हैं, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ऐसे है। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा कि तुम्हें कौन सा फ्लोर चाहिए, तो मेजोरिटी का हर कोई बंदा चाहेगा मुझे ग्राउंड फ्लोर मिल जाए, क्योंकि मुझे क्या है, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़ना पड़ेगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, पतला हो जाऊंगा, मेरे को तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो और मेरे घर वाले जो मेरे पेरेंट्स है उनको भी फ्यूचर में दिक्कत आएगी, तो मैं यही वाला फ्लोर लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड पे है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो ग्राउंड पे ज्यादा स्टेबल है, बोलो हाँ या ना, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड में ज्यादा स्टेबल है ना, तभी तो ग्राउंड मांग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी यही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, भाई मैं ग्राउंड में स्टेबल हूँ तो मुझे ग्राउंड वाला स्टेट दो, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले वही वही भरा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मान लो मेरी n इज इक्वल टू 1 में, तुम्हें पता है ना एस सब शेल होती है बस, पीडी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि वहां पे बाप और बेटे वाला कंसेप्ट आ जाता है, और एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो वहां पर एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे। अब एक बात बताओ, अगर इस यहाँ पे किराएदार आते हैं, ठीक है, और मेरे पास अगर 2 रूम अवेलेबल है, ठीक है, 2 किराएदार है, 2 रूम अवेलेबल है, तो तुम बताओ पहला किराएदार अगर इधर रह रहा है, दूसरा किराएदार दूसरे रूम में रहेगा या ऊपर चला जाएगा, तुम बताओ, क्योंकि तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो भी यही कहेगा ना, चलो एक और रूम खाली है मैं वहां रह लेता हूँ, ठीक है। तो वो दूसरा किराएदार यही रह लेगा, अब कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है, अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, जब नीचे बिल्कुल भर जाएगा तो ही मैं ऊपर जाऊंगा ना। तो यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं, जब तक सेम एनर्जी के है ऑर्बिटल्स उनमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, जैसे ही मेरी वो एनर्जी फुल हो गई, ठीक है, वो वाली लेवल फुल हो गई, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। बोलो सब समझ गए, बोलो सब समझ गए, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। एक तो सिंपल रूल हो गया, n+l रूल से निकाल लो किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसकी डिक्रीजिंग, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, जब हमें बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वहां पर ये हमारा काम नहीं देता, ये जनरली मतलब काम देता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इसको तभी अप्लाई करेंगे जब हमें 2 के बीच में कंपेरिजन करना है, 2 या 3। अगर मुझे सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो मैं एक ये वाला पहाड़ सा बनाता हूँ, उसके बेसिस पे करेंगे, सबको आता ही होगा, सबको आता ही वाला। सबसे पहले 1s भरा जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बस टेढ़ी टेढ़ी लाइन डाल देनी है, ठीक है, 1s 2s 2p 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 4s, ऐसे मुझे सारी लाइन डाल, सबको आता है ना, बता दो, नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर लूं वरना मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है सबको आता होगा, एक भी बच्चा अगर है जिसको नहीं आता बता दो, फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, वरना सबको पता नहीं कैसे बनाते हैं, लिखना आता है सबको, ठीक है। 1s पर लिखा, फिर 2s और यहाँ 2p, क्योंकि 2d तो हो नहीं सकता, फिर ठीक है, फिर 3s 3p 3d, ठीक है, 3f तो होता नहीं है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, टेढ़ी टेढ़ी लाइन बना देनी है, 1s फिर ठीक है 2s फिर 3s के बाद 3 फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कि हमें इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है, सबको आता है ना, ठीक है। आगे बढ़ो, सबको क्लियर है, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, और सबको क्लियर है तो ठीक है। उसके बाद देखो इससे मुझे क्या पता चला, 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p फिर 3s 3p 3d, तुम्हें यहां तक तो ये लगा लो, इतनी लाइन तो रटी पड़ी होनी चाहिए, तुम्हें डायग्राम भी ना बनाना पड़े, इतनी लाइन सबको रटी होनी चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। सबको ये रटा होना चाहिए कि कौन सा किसके बाद आता है, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज बिना उसके बनाना भी तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि मतलब तुम्हें इतनी प्रैक्टिस हो जाए तुम्हें याद हो जाए, बाकी तो तुम पूरा तो इससे बना ही सकते हो, ठीक है, लेकिन इतनी पहली लाइन तो तुम सबको टिप्स पे होनी चाहिए।
और दूसरा रूल क्या है, मैं n+l रूल के हिसाब से बना सकता हूँ, वो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। जिसका n+l बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ऊपर चला जाएगा। बोलो सब समझ गए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, जैसे इधर देखो 1s 2s 2p, 2p और 3s का सेम आ गया n+l, तो वहां पर हम n की वैल्यू देख लेंगे, जिसकी n की वैल्यू बड़ी है उसकी मेरी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बोलो सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ऑल क्लियर सबको। ठीक है, उसके बाद आता है पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे क्या कहता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तुम्हें सबको पता ही है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट रखूंगा, ऐसे भी रख सकता हूँ ऐसे भी, कोई जरूरत नहीं है पहले की तरह रखना है, अपोजिट होती है बस, ऐसे भी नहीं रख सकता ऐसे भी नहीं रख सकता। ठीक है, तो पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि कोई भी दो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनका सेम क्वांटम, मतलब चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तुम एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं रजनीश का भी रूम हाउस नंबर 101 है, ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूँ ठीक है दक्ष का भी हाउस नंबर 101 है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं 101 बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा, मैं किसी एक बंदे के एड्रेस की बात ही कर रहा हूँ। समझ रहे हो मतलब क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर सेम हो गए मतलब हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, वो उसी इलेक्ट्रॉन की हमने दो बार बात कर दी। ठीक है, समझिए, तो इसकी दो डेफिनेशन होती है, तो दोनों तुम्हें याद होनी चाहिए। कई बार वो ये पूछ सकता है, कई बार ये, तो दोनों पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की ही डेफिनेशन है। बोलो सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगला क्या है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे ये कहता है, मान लो ध्यान से सुनना। ठीक है, जैसे मेरा 3p है, 3p, ठीक है मेरा 3p है। अब मान लो 3p मतलब कि तीनों की सेम एनर्जी है, तो इसका मतलब तीनों सेम भाई है, ट्रिपलेट है। ठीक है, सेम भाई है मतलब कि जुड़वा है तीनों, ट्रिपलेट है। ठीक है, तो मैं मान लो मेरे पास 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट। ठीक है, तो तुम मुझे बता दो 6 चॉकलेट अगर मुझे इन तीनों में बांटनी है, 6 छोड़ो, चलो 6 पहले मानते हैं। ठीक है, 6 अगर बांटनी है तो मैं कैसे बांटूंगा, पहले इसको दूंगा, फिर एक इसको दूंगा, फिर एक इसको दूंगा। अगर मेरी बच गई फिर मैं वापिस से देने लगूंगा। ठीक है, कभी मैं ऐसा नहीं कर दूंगा पहले ही दोनों, इसको ही दोनों दे दूं फिर इसको दे दूं, लास्ट वाला कुछ मिले ही ना। तो ध्यान, मतलब ध्यान रखना, हम इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे भरेंगे कि जिनकी सेम एनर्जी है उनको बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, उसके बाद ही सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी। समझ रहे हो, घर पे भी ऐसे करते हो ना, भाई बहन तुम बैठे होते हो, ठीक है, चॉकलेट मिलनी है तो तुम क्या करते हो कि बराबर बांटा दोनों में, तो यहाँ पर भी वह सीन होता है। अगर मान लो 5 चॉकलेट है मेरे पास, 5, तो मेरे पास क्या है, पहले मैं एक इसको दूंगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, फिर चौथा इसको, पांचवा इसको। बाय चांस मेरी छठी बची नहीं चॉकलेट, तो वो तो उसकी किस्मत बेकार थी कि छठी बच नहीं पाई, लेकिन मैंने तो बिल्कुल स्टार्ट ऐसे किया था कि सबको एक एक देता हुआ रहा। ठीक है, लेकिन ये तभी वैलिड होगा जब तीनों की एनर्जी सेम हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक की एनर्जी अलग हो गई, फिर तो हम पहले इनको सारे इलेक्ट्रॉन देंगे फिर उसके बाद बड़े भाई को देंगे। ठीक है, बड़ा भाई तो सीधा होता है ना, वो कहता है इनको दे दो पहले। ठीक है, फिर मैं उसके बाद यहाँ पर जाऊंगा, जब मान लो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 6 इनमें भरूंगा, फिर मैं 7वां इसमें, फिर 8वां इसमें। समझ रहे हो सब बात, बोलो हाँ या ना, सब समझ गए, सबको क्लियर है, बोलो सबको ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। मतलब क्या हो गया, जिनकी इक्वल एनर्जी है, जनरली सबशेल्स की इक्वल एनर्जी होती है ना, तो हमारा क्या, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी होने चाहिए। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया, इट स्टेट्स दैट, ठीक है बेटा, वो तुम कोऑर्डिनेशन में चले गए, मोहित, मोहित कोऑर्डिनेशन में चले गए, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी हम, अब एक बात बताओ, मान लो तुम नीचे, तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहते थे और गुंडे आ गए, गुंडे आ गए, उन्होंने कहा भाई ग्राउंड फ्लोर तो हमें चाहिए, खाली करो। ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा, तो तुम ऊपर भागोगे ना। बेसिकली तुम यहीं पर रहना चाहते थे ग्राउंड स्टेट में, जब तक तुम पे कोई पीछे से ड्राइविंग फोर्स नहीं था। या मान लो नीचे कुत्ते शेर घूमते रहते हैं, तो ड्राइविंग फोर्स कुत्ता शेर आ गया इधर, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें ये पसंद ही नहीं आएगा, तुम ऊपर चले जाओगे। तो वो सीओ जो और NH3 जो बोल रहे हो ना कोऑर्डिनेशन में, तो वो उनकी वजह से होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वहीं नीचे ही रहते हैं। ठीक है मोहित, ठीक है, मतलब क्या हो गया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbitals belonging to that subshell has one electron each and it is singly occupied। ठीक है, वही बात लिखी है जो मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, तो मुझे कोई बताएगा, अगर मेरी डी सबशेल है, मुझे ध्यान से बताना, तो मेरी पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, डी सबशेल में मेरी पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, कौन सा इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगी पेयरिंग, डी सबशेल में मेरा कौन सा इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी, जल्दी बोलो सब बोलो।
कौन सी इलेक्ट्रॉन से होगी? 6 से। बहुत बढ़िया, क्योंकि 5 तो एक एक मिले जाएंगे, फिर छठा अगला में जाएगा। अगर मैं एफ में बोलूं, एफ बोलूं, एफ बोलूं, एफ में किससे हो जाएगी? 8 से। बोलो सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जैसे हाइड्रोजन का केस है, ठीक है। एक और हुंस रूल की डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये बस तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये रूल, मुझे हुंस रूल की एक और डेफिनेशन क्या कहती है? आउट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, हम वो वाली कॉन्फ़िगरेशन लेंगे जिसमें हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही हो। समझ रहे हो? हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब जो हम ऊपर वाली डेफिनेशन बोलते हैं ना, वो हमने सिंप्लीफाई किया इस डेफिनेशन से, मतलब इस डेफिनेशन का जूस निकाल के हमने वो बोला है। एक्चुअल में जो मेन डेफिनेशन होती है वो ये होती है, हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वजह से वो कॉन्फ़िगरेशन होती है। हम जो बोल देते हैं ना एक एक दे रहे हैं, उसका रीजन होता है कि हमें हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी चाहिए। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो मैं नाइट्रोजन का केस लेता हूँ, ठीक है। ये तो मेरे भरे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, तो भरे ही जाएंगे। ये तो कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद ही मैं इसमें आऊंगा, ठीक है। 1s की एनर्जी सबसे कम है, तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, फिर 2s, उनको दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, फिर 2p, ठीक है। तीनों की एनर्जी ऑर्डर में, अब इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो मैं तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा हो सकता है मैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक ऐसा, एक ऐसे। उससे अगला क्या है, मैं दोनों एक में दे दूं और एक ऐसा दे दूं, ठीक है। मतलब हम वेरीफाई कर रहे हैं हुंस रूल क्या कह रहे हैं। अगर अब मैं तीनों में स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालता हूं, ध्यान से सुनो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, जहां पर s मेरा क्या होता है? टोटल स्पिन। s क्या होता है मेरा? टोटल स्पिन। अब यहाँ पे बताओ, मेरी अगर एक की स्पिन हाफ है तो 3 की कितनी होगी? जल्दी बोलो, अगर एक की स्पिन हाफ है तो 3 की कितनी होगी? अगर एक की स्पिन हाफ है तो 3 की कितनी होगी, ये बताओ फटाफट। 3 इंटू हाफ मतलब 3/2, मतलब 3/2। तो मुझे क्या करना है, s की वैल्यू 3 बाई पुट कर दी, आंसर आ गया मेरा 4। ठीक है, अब मैं इस पर आता हूँ, इस पे, ठीक है। सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम जो स्पिन लेते हैं ना, वो एंड में मोड लेते हैं, मोड। अगर मान लो चारों मेरी ऐसे होते हैं, ऐसे में, तो मेरा क्या आता? माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो मेरा क्या आता? -3/2। लेकिन जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वो +3/2 ही करेंगे, ठीक है। हमें मोड लेना है, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों एक ही तरह सेम कॉन्फ़िगरेशन है ना, कोई बदलाव नहीं है दोनों, ठीक है। सब समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम ही है। तो ये ना सोच लेना इसका तो -3/2 हो गया तो ये तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, हमें मोड ही लेना है, ठीक है। अगली बात, अब इसमें देखते हैं, इसमें मुझे टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी होगी? पहले की प्लस हाफ, दूसरे की माइनस हाफ, तीसरे की प्लस हाफ। एंड में मोड लेना है, एंड में, ठीक है। पहले तो सबको ऐड ही करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ वैल्यू पुट कर दो। तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में क्या आएगा बेटा? अभी एक्सचेंज एनर्जी भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी आगे आएगी। तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में एस की वैल्यू क्या आएगी? हाफ। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो अब मुझे बता दो सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में आ रही है इस केस में? इसी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। बोलो समझ रहे हो? मतलब जो अभी हम ऊपर बोल देते हैं ना, वो हमारा इसका एक तरह से कंक्लूजन है, इस वाली डेफिनेशन से कंक्लूड किया हमने ऊपर वाली चीज। बोलो सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, बोलो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है वो मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है? क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, अगर एक भी बच्चे को है तो मैं करा दूंगा। क्या किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है? एक भी बच्चे का यस आ गया तो कराऊंगा, अगर सब किसी को नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो एक दो बच्चों को है, एक दो नहीं, तीन काफी बच्चों को आ गई, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ और तुम्हें होमवर्क दूंगा, सबने प्रॉब्लम कर मुझे भेजना है, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम है उनको भी, और जिनको नहीं है वो भी मुझे बना के भेजेंगे, जो भी मैं एंड में होमवर्क दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, z = 1, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। मुझे 100% पता है जो बच्चे हाँ भी बोल रहे हैं ना, उनको भी दिक्कत होती होगी, कुछ ना कुछ परसेंट दिक्कत होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें आती है, लेकिन जब मैं कॉम्प्लेक्स दे दूंगा वो गुल हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो,
अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बनना है, ध्यान सुनो, अब हमें इन तीनों रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मेरा आउपा रूल क्या कहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। तो तुम्हें अच्छे से पता है 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, ठीक है, 1s की सबसे कम होती है। तो 1s मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, मेरा 1s है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हीलियम, हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउपा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले 1s भरा जाएगा, और तब तक भरेंगे जब तक उनमें स्पेस है, ठीक है, मतलब क्योंकि सबसे कम एनर्जी है ना, अगर उसमें 2 रूम है तो 2 बंदों को बिठाऊंगा। तो 1s में तुम्हें पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन में यहाँ भरूंगा, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। पॉली रूल को भी फॉलो, सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिथियम पे आ जाओ। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो 1s फिर 2s, ठीक है, जिसको याद नहीं है ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, 1s फिर 2s 2p, वही वाला जो हमने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। फिर मेरा 3s 3p 3d, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले 1s भरा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s के बाद मैं 2p में आऊंगा। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कोई बताएगा? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2p में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। एक ऑर्बिटल में तो 2 ही आएंगे, लेकिन ये मेरी जो 2p सबशेल होती है, ये मेरी सबशेल्स बता रही है। तो 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भर सकता हूँ इसमें 6। 3s में कितने भर सकता हूँ 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किसमें चला जाऊंगा 3p में, 3p में फिर से 6, फिर मैं जाऊंगा 4s में, ठीक है, 4s में मेरे 2, फिर मैं जाऊंगा 3d में, 3d में कितने भर सकता हूँ 10, समझ रहे हो, मतलब कि बस मुझे ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। एक मुझे जो बनाना है वो ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। मेरा यहाँ पर 4s, ये मेरा 4p, ये मेरा 4t, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि इसी ऑर्डर में मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब 1s मेरा भर गया अगर, ठीक है, अब मैं 2s पे आता हूँ, 1s 2s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब s2s में एक और इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो मेरा 1s2 2s2, तो मैंने दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपोजिट स्पिन के साथ। अब बोरोन, अब एक बार बताओ, अब इनमें कोई जगह बची? 1s भी पूरा भर गया, 2s भी, क्योंकि एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है इसका, तो ठीक है, तो मतलब ये तो पूरे भर गए। अब मैं बोरोन पे आ जाता हूँ, बोरोन में मेरा क्या है 1s 2s, फिर मेरा 2p, ठीक है। तो 2p के पास आ जाओ, अब 2p में एक इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है, वो मेरा एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं मान लू, अगर मैं तुम्हें यहाँ बोलना चाहूँ कि इसके बताओ कौन से में है, तो तुम क्या बोलोगे 2x में भी हो सकता है, 2px में भी, 2py भी, 2pz। तो मैं ये नहीं बता सकता मेरा 2px है, 2py है, 2pz है, ठीक है, सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी कि z को पहले दूंगा, x को पहले या y को, ठीक है। फिर कार्बन में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, 1s के बाद 2s, फिर 2p में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, एक फिर 2, फिर अगले में किस, उसके बाद नाइट्रोजन में यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। फिर जब ऑक्सीजन की बारी आएगी फिर यहाँ, ठीक है, फिर फ्लोरीन की बारी आएगी यहाँ, फिर उसके बाद अगले की बारी आएगी, ठीक है, फिर यहाँ पर मेरा यहाँ पर जब नियोन की बारी आएगी, समझ रहे हो, बोलो सब क्लियर है, ठीक है। 2p के बाद मेरा कौन आएगा, इधर आ जाओ, 2p के बाद मेरा कौन आएगा 3s। अब 3s यहाँ पर बना दो, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद उससे अगला कार्बन के बाद कौन आता है, ठीक है, उसके बाद सॉरी सोडियम आया, ये सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम मेरा 3s के बाद 3p में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 डाल दो, तो अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम से अगले में फिर अगला आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, गलती नहीं गलती नहीं गलती नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, उससे अगले एलिमेंट में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, बोलो सब समझ रहे हो कैसे भर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बेसिक्स तो तुम्हें आइडिया आते ही होते हैं, एक बार रिवाइज करवा दिया बस, ठीक है। अब सब समझ गए कैसे भरने हैं इलेक्ट्रॉन, अब सब समझ गए कैसे भरने हैं, ठीक है। बेटा एक शॉर्टकट भी होता है, अभी बताऊंगा निकिता, निकिता अभी बताऊंगा एक्सेप्शन के बारे में, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। हम कई बार ना अपनी आलसपन की वजह से हम क्या कर देते हैं, अगर मेरी अंदर वाली शेल पूरी फिल हो गई, ठीक है, जैसे इस केस में मेरी देखो ये वाली पूरी फिल हो गई, ठीक है, ये 2p के बाद यहाँ बेटा इसने क्या लिख दिया, 2p के बाद मेरा 3s, ये मेरा 3p, ठीक है, तो ये मेरी अंदर वाली शेल पूरी है। जब मेरी कोई शेल पूरी हो जाए ना, तो मैं उसको एक नोबल गैस के नाम से रिप्लेस कर देता हूँ। ये मेरा 18 बन गया टोटल इलेक्ट्रॉन, और 18 कितने होते हैं, ठीक है, आर्गन के, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन 18 4s1, ठीक है, ये शॉर्टकट होता है लिखने का, ठीक है, सबको आता है ना ये, तो यहाँ पे चाहे 18 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेना, खुद लिखना है, फोटो मैं वीडियो भेज दूँ, ये नोट्स तो बाद में भेजूंगा, पहले मुझे खुद लिख के भेजोगे सबकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे इसमें लिखी हुई है,
ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, तुम इससे भी लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट यूज करके ऐसे वाला। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कैल्शियम के बाद से। ठीक है, तो ध्यान दो, आर्गन 18 के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, 4s के बाद किस में जाते हैं, 3d में, ये कोई नहीं भूलेगा, 4s के बाद 3d में जाएंगे, कोई इस चीज को नहीं भूलेगा। ठीक है, 4s के बाद सारे इलेक्ट्रॉन 3d में भरेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, जब हम लिखते हैं, हम जब बनाते हैं ना टेबल, जब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लिखते ऐसे है कि जो n है ना, छोटा n है, वो अंदर की तरफ है। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने इसका एग्जांपल ले लिया कोबाल्ट का। ठीक है, तो मेरा आर्गन तो अंदर भरा गया। ठीक है, आर्गन के बाद मैं किसको भरूंगा, 4s को, तो 4s में चाहे बना पहले रहा हूँ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी उसमें पहले भर रहा हूँ, ठीक है, 20 हो गए। 3d लेकिन दिखाने के लिए मैं उसको ऐसे लिखूंगा, समझ रहे हो, मतलब मैं दिखाऊंगा कि मेरा 3d अंदर की तरफ है, मतलब इससे बस ये पता चल रहा है अंदर की तरफ है। जब मैंने भरा भरा मैंने 4s को ही पहले और बनाया भी 4s को। ठीक है, तो ध्यान रखना, आर्गन के बाद 4s, 4s के बाद 3d भरा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं वो इसमें भर देना, जितने भी भरने हैं। समझ रहे हो, सबको क्लियर है कि बनाते टाइम हम पहले इसको बनाएंगे, भरेंगे भी इसको, लेकिन लिखेंगे हम पहले 3d को, मतलब देखने में ऐसा लगे कि 3d अंदर की तरफ है बस। ठीक है, हमें पता है हमने भरा पहले 4s को क्योंकि एनर्जी कम है। बोलो सब समझ गए, बोलो। अब ध्यान रखना, इसमें मेरा जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम और कॉपर, इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, होती तो बहुतों की है, लेकिन 30 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं 30 तक की बात कर रहा हूँ, बेटा निकलेगा पहले 4s वाला ही। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो एनर्जी के हिसाब से भरूंगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो बाद में भरा जाएगा, जिसकी कम है वो पहले भरा जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एन के हिसाब से निकलता है। ठीक है, मतलब जिसका एन की वैल्यू बड़ी है वो पहले निकलता है। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, बोलो समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, मतलब कि जब मैं भरूंगा तो पहले 4s को भरूंगा फिर 3d, जब निकालूंगा तो भी मैं पहले 4s से निकालूंगा, क्यों, क्योंकि उसकी n की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी। ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, इसमें भी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ये हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बच्चे ने थोड़ी यहाँ गलती कर दी, उसने मतलब ये चीज लिखना चाहा कि ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आगे लिखी है उसने। ठीक है, मतलब उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, बाकी मतलब उसका सही था। ठीक है, समझ गए, बोलो। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इनके एक्सेप्शनल क्यों है। ठीक है, अच्छे से बताऊंगा, कुछ रट्टा नहीं मारना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखो, ये मेरी क्रोमियम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फुल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये मेरी फुल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 3D इसने यहाँ पे बनाना था, जगह नहीं थी, तो ध्यान रखना ये ऐसे बनाना ही चाहिए, पांचों एक ही पेज उसमें बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4s आएगा उससे आगे। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक चीज होती है एक्सचेंज एनर्जी, ध्यान से सुनना, एक टर्म होती है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, वो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनो। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में अगर मेरे सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे जगह बदलते रहते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि एक्सचेंज होते रहते हैं, और जितना एक्सचेंज होंगे ना उतनी वो एनर्जी रिलीज करते हैं। समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किससे एक्सचेंज करेगा, किसी से नहीं कर सकता। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ऐसा हो सकता है ये अपनी दोनों एक दूसरे पोजीशन चेंज कर ले। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा हो सकता है ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, ठीक है, ये यहाँ चला जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं 3 एक्सचेंज एनर्जी आ सकती है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एक्सचेंज एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज, तो जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी ना, ठीक है, उतनी ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी आती है। समझ रहे हो, जितनी एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अगर तुम्हें समझना है कि एक्सचेंज एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम गिन ना पाए, कई बार एक आधा छूट जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, a इंटू ए माइनस 1/2 प्लस बी इंटू बी माइनस 1/2। समझना, a मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वन टाइप ऑफ स्पिन, बी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग अनदर टाइप ऑफ स्पिन। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं ये बना रहा हूं, तुम मुझे बताओगे a की वैल्यू क्या होगी इसमें, अभी बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, अभी यहां से समझ लो एक्सचेंज एनर्जी यही है, मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन भरे, तो मुझे बता दो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है जिनकी सेम स्पिन है।
और बी की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि बी तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर निकालने हैं, ठीक है, मतलब कितने पेयर एक दूसरे से अपनी जगह बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के घर पे जाते रहेंगे, ठीक है, वो उसके घर पे क्या, वो उसके घर पे, क्योंकि एक जगह बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा उनका। तो जितने ज्यादा वो एक्सचेंज करेंगे ना, उतनी एनर्जी मेरी नेट रिलीज होती है, समझ रहे हो, मतलब कि जब मैं इधर से उधर जाऊंगा, उधर से उधर जाऊंगा, तो मेरी एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो मैं क्या करूंगा, स्टेबल होऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जितनी ज्यादा मेरी एक्सचेंज एनर्जी होगी, उतना ही मैं एनर्जी को लूज करूंगा, और जितनी मैं लूज करूंगा मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, या मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो, इतनी बात समझ रहे हो। अब इस केस में मेरे नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर कितने आए, अगर मैं इस केस में पूछूं 10, मतलब क्या हो गया, यहाँ 10 एक्सचेंज पेयर है। 10 कौन कौन से है देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 9 और ये 10। बेटा वो उनका वो होता है एक्सचेंज एनर्जी से, वो क्या होता है, एनर्जी लूज करता है। खुद सोचो, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो मैं एनर्जी कुछ वेस्ट करूंगा ना, मतलब मैं रिलीज करूंगा, मैं अपनी कम हो रही है मेरी एनर्जी, तो वो सराउंडिंग में जाएगी, तो सराउंडिंग में इनडायरेक्टली मेरी एनर्जी कम हो रही है, मतलब मेरी तो एनर्जी कम हो रही है जब मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ एनर्जी इधर उधर जाने में, ऑब्वियस सी बात है, तुम दूसरे घर में जाओगे, चल के जाओगे, तो एनर्जी लूज होगी ना, तो लूज होगी तो इनडायरेक्टली तुम स्टेबल होगे, तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट ये रीजन नहीं है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें अभी, इतना तुम मतलब समझ सकते हो इस बात से, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं, ठीक है, अब मुझे बता दो बी ए की वैल्यू क्या होगी, 5, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 2, तो यहां से एक्सचेंज एनर्जी और बढ़ गई, ठीक है, तो यहां से मेरी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, समझ रहे हो सब, बोलो। तो इसका रीजन बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 रीजन होते हैं मेरे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के। सबसे पहली बात देखो, ध्यान सुनो, जब मेरा 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो मुझे बताओ एक्सचेंज एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, पहले 4 थे अब 5 हो गए, तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सचेंज पेयर बढ़ गए, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई तो मैं ज्यादा एनर्जी रिलीज करूंगा, तो अगर ज्यादा रिलीज करूंगा तो मैं ज्यादा स्टेबल होऊंगा। बोलो, समझ रहे हो, बोलो। और दूसरा क्या है, दूसरा मेरा क्या है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 3D मेरा हाफ फील्ड हो गया, ठीक है, और तुम्हें पता है जितना मैं सिमेट्रिकली होता हूँ उतना मैं स्टेबल होता हूँ, समझ रहे हो ना, जो जहां मैं सिमेट्रिकली होऊंगा मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ आसानी से। तो इसके 2 रीजन है स्टेबिलिटी के, पहला एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, दूसरा है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो, मतलब कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही कॉपर में आ जाओ, कॉपर में 3D और 4s ऐसा होता है, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाता है ताकि वो सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब कि मेरी डी सब शेल फुली फिल्ड हो जाए, प्लस उसकी एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से ऐसा रहता है। अब समझ रहे हो, रट्टा तो ही मारना पड़ेगा ना, क्यों ऐसा होता है ऐसा, ठीक है, रीजन है स्पेसिफिक, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो मेरा एक और इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मेरा कोई ऐसा केस होता यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसा चला जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तुम एक बात बताओ, अगर तुम पड़ोसी के साथ बहुत प्यार बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है, पड़ोसी के साथ बहुत प्यार है, तुमने सोचा मेरे घर में गंदी सब्जी बनी है, ठीक है, गंदी सब्जी बनी है, तुम सोचोगे उसके घर जाकर खाता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना आइडिया तो है कि अगर मैं उसके घर जाऊंगा, कम से कम एक इंसान की तो एक्स्ट्रा सब्जी उनपे होगी। अगर मैं 2-3 बंदे अपने साथ ले जाऊंगा, तो सोच सकते हो कि क्या उनके पास इतनी एक्स्ट्रा सब्जी होगी वो तुम्हारे पूरे परिवार को खिला दे, नहीं होगी। बोलो हाँ या ना, नहीं होगी। मतलब क्या हो गया, एक को ही एडजस्ट कर लेते हैं, ये नहीं है कि 10 को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो एक ही यहाँ पर जंप करता है, समझ रहे हो, मतलब कि एक ही यहाँ पर बस जंप करके अपना पीछे जाके उसको हाफ फील्ड कर देते हैं, ठीक है, समझ गए सब, बोलो सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ऑल क्लियर सबको।